प्रधानमंत्री ने वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया। जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई चीज़, वो खुद में एक ब्रांड है और वो किसी चीज़ पे हाथ रखते हैं तो बहुत सोच समझ के ही रखते हैं। इंग्लैंड तो 50 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है, तो ये तो ऊपर भी बहुत पड़ रहा है, तो ये केंद्र जैसी तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तो मैंने खोजना शुरू किया कि आया क्यों 24 घंटा। फिर काफ़ी इतिहास मालूम पड़ा कि जो ग्रीनविच में प्राइम मेरिडियन मैंने जाना था, वो वहाँ ग्रीनविच से 300 साल पहले फ्रांस में हुआ करता था। 15वीं शताब्दी में जब फ्रांस गया प्राइम मेरिडियन, उससे पहले अगर उज्जैन था, तो हम पीछे कैसे छूट गए? हम विश्व में कोने में क्यों आगे 75 डिग्री साइड में क्यों है? केंद्र तो सेंटर में होना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट से ऐसा हुआ कि महादेव की कृपा हुई, वो मुख्यमंत्री बन गए। अयोध्या के राम मंदिर में ये बहुत जल्द लगने वाली है। अगर मैं लेके घड़ी वो अपने ऑफिस में लगाना चाहूँ जी, तो तो कितने अभी रुपए का? ऐसी हम अपने घर पे ही खुद ये घड़ियां बना रहे, मास मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, तो अभी ये घड़ी आपको 20,000 रुपये में आपको ये घड़ी मिल पाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आरओ जी आपका बतकही चौक पे। पहले सबसे वही सवाल पूछते हैं कि आखिर वैदिक घड़ी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया है क्यों? क्या ये वाला समय पूरा नहीं पड़ रहा था क्या? जी नमस्कार। वैदिक घड़ी का हमारे मन में विचार ऐसे आया कि 2013 के वक्त मैं इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पर हम लोग मर्चेंट नेवी की पढ़ाई कर रहे थे और मैं नॉटिकल साइंस डेक साइड में था। तो हम लोगों को शिप की सेलिंग के लिए टाइम जोन्स का जानना और टाइम जोन्स के बारे में पढ़ना काफ़ी आवश्यक होता है, जिसमें हमने इसके तहत टाइम जोन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें बताएगा कि ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन है, विश्व का सेंटर है, जो कि लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी बना रखी ब्रिटिश ने। तो वहाँ पर मैं गया इसको जानने के लिए कि अब मैं इंग्लैंड में ही पढ़ाई कर रहा हूँ और यहीं पर है, तो मैं चलिए विश्व देख के, लेंगे। हाँ, विश्व के एक सेंटर में जाके एक फ़ोटो खींचता हूँ तो अच्छा लगेगा, मैं अपने दोस्तों दिखाऊंगा। मैं विश्व के केंद्र में गया, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो थोड़ी भीड़ थी वहाँ पे, तो मैंने पढ़ा वहाँ पे जो चीज़ें लिखी थी, और उनको पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि वो विश्व का कोई एक्चुअल केंद्र नहीं है, वो सिर्फ एक मानक जगह है। वो 1884 में एक बैठक हुई थी चिकागो में, जिसमें वर्ल्ड का टाइम निर्धारित किया गया कि विश्व का केंद्र किसको बनाना चाहिए। तो जो उस समय पावर में था उसके पास वो केंद्र चला गया। तो जो वहां पर एक फोटो लेने का एहसास था, मैंने वहां फोटो भी नहीं खींची, फिर मैंने वहां की फोटो ही कभी नहीं खींची। अच्छा। और मुझे ये बात समझ में आई कि ये तो नकली जगह है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई, तो कभी असली जानेंगे तो वहां पे फोटो खींचेंगे। तो एक असली कोई ना तो कोई होगा। कोई तो होगा, अगर पृथ्वी है और लगभग गोल मानी जा रही है, वह गोल मानी जा रही है लेकिन लगभग गोल कहीं है। तो लंगड़ा प्रताप रखा गया होगा गोल करने के हाँ, लिए। कि कोई तो होगा सेंटर। फिर हाँ। मैं ऐसे सोचने लगा कि नॉर्मली भी कि हाँ, इंग्लैंड तो 50 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है, तो ये तो ऊपर भी बहुत पड़ रहा है, तो ये केंद्र जैसी तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तो केंद्र बनाया कैसे? तो ये समझ में आया कि पूरा वोट हुआ और जो पावर में था उसके पास एक्चुअली ये चला गया। तो मैं कहा ठीक है। फिर इसके बाद धीमे धीमे जर्नी आगे बढ़ती गई। कई सालों का ये निचोड़ है, मेहनत है। जो मतलब कई मेहनत तो नहीं है, मैं अपनी एक अलग लाइफ जी रहा था जिसमें कुछ और चीजें सीख रहा था, ठीक है। और उसका कुछ सार निकल के आया जिससे ये आइडिया क्लिक किया। ठीक है। फिर मैं ऐसे एक शिप पे जब जॉब कर रहा था, तो एक बार मैं इंग्लैंड से नीदरलैंड जहाज से जा रहे थे, जिसमें प्राइम मेरिडियन पड़ता है। तो हमको एक ही दिन में 2 बार प्राइम मेरिडियन क्रॉस करना पड़ा, एक बार वेस्ट में, एक बार ईस्ट में। प्राइम रेडियन होता क्या है? विश्व का समय रेखा का केंद्र, शून्य रेखा ठीक है। समय की, तो वो होता है प्राइम मेरिडियन। तो उसको हमने 2 बार क्रॉस किया। तो दोनों बार ऐसे क्रॉस किया, जब पहली बार क्रॉस किया तो मेरी ड्यूटी चल रही थी और हमने वेस्ट में क्रॉस किया, तो जब वेस्ट की तरफ क्रॉस करते तो 1 घंटा जो समय चल रहा होता है उसमें माइनस हो जाता है, यानी अभी 12 बज रहा है तो तो 11 11 हो हो जाएगा। ठीक जाएगा। है। तो मेरे साथ हुआ ऐसा कि मेरी ड्यूटी 1 घंटा बढ़ गई क्योंकि वो माइनस हो गया। फिर अगली बार जब वो प्राइम मेरिडियन आ रहा था तो मेरी ड्यूटी शाम 6 बजे से होनी थी, हाँ। लेकिन अगली बार ईस्ट में क्रॉस कर दिया तो 1 घंटा बढ़ गया, मेरी ड्यूटी 1 घंटा पहले आ गई। तो जब मैंने वो दिन खत्म किया, यानी दो बार दिन में 2 बार आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी हाँ हाँ, पड़ेगी। 1 घंटा। तो जब मैंने दिन खत्म किया तो मेरा दिन 26 घंटे का हो गया। हम्म। तो अब ये पूरा साल फिर खत्म हो गया ड्यूटी, बाकी बहुत कुछ हुआ, अलग अलग देश घूमे, ये सब घूमे। जब मैं भारत वापस आया तो मैं अपने मित्रों से मिला, पुराने सब, कई 1 साल बाद लगभग मिल रहे थे। तो वो लोग मेरे से पूछे कि तुम अलग अलग देश घूम रहे हो, तुमको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? बहुत मज़ा आ रहा होगा, कोई अपना यूनिक एक्सपीरियंस बताओ जो तुमने एकदम सबसे अच्छा लगा हो। तो मैंने उनको ये 26 घंटे वाला बताया। मैंने कहा ये चीज़ ऐसी थी कि मैंने कभी सोची भी नहीं थी ऐसा हो हाँ। सकता है। वो तो वहाँ पे गए, ऐसा एक्सपीरियंस, तब वो मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर ये दिन 24 घंटे क्यों हुआ? तो मैंने कहा इसका तो मेरे पास कोई सवाल का उत्तर है नहीं, 24 घंटे ही क्यों आ गया? हाँ भाई, तो 26 घंटे तो मैं खुद काट के आ रहा हूँ। हाँ,
तो उनका 24 ही क्यों ऐसे, फिर हम लोग सोचने लगे 24 ही क्यों इंसान ने ऐसा नंबर चुना, ये नंबर 20 क्यों नहीं चुना, 10 क्यों नहीं चुना, 30 क्यों नहीं चुना, कुछ 24 नंबर का कुछ तो होगा बात, कुछ बहुत ही साइंटिफिक प्रमाण होगा, कोई बात होगी। तो इस पे हमने कहा सही खोज बात है, करते 12 हैं। घंटे ना सूरज चमकता है हाँ ना 12 घंटे चांद अपना शीतलता देता है, हाँ, ये तो बराबर भी नहीं होते ये तो हैं, बराबर भी नहीं होते, तो तो ये आखिर 24 क्यों? क्यों? तो आपको ऐसा जवाब सवाल मिला? जब जागा तो मैंने खोजना शुरू किया कि आया क्यों 24 घंटा। तो मुझे इसका जवाब है, फिर काफी इतिहास मालूम पड़ा कि जो ग्रीनविच में प्राइम मेरिडियन मैंने जाना था, वो वहां ग्रीनविच से 300 साल पहले फ्रांस में हुआ करता था, क्योंकि फ्रांस उस समय ज्यादा पावरफुल देश था इंग्लैंड से, तो वो प्राइम मेरिडियन पहले वहां था। और वहां से भी पहले माना जाता है कि वो उज्जैन में हुआ करता था और कालगणना की केंद्र उज्जैन हुआ करता था। अच्छा, तो ये 24 नंबर आया ऐसे कि जो फ्रेंच लोगों थे उन्होंने 15वीं शताब्दी में विश्व की सबसे पहली मैकेनिकल घड़ी बनाई। तो फ्रेंची वो लोग थे जो इनिशियली सबसे स्टार्टिंग में सेलिंग उन्होंने शुरू करी। अच्छा बेचना शुरू किया, सेलिंग मतलब सेलिंग जहाज से, समुद्री अच्छा, रास्तों से एक्सप्लोर ट्रेवल करना करना विश्व शुरू को, किया, नए नए हाँ देश भ्रमण को, करना शुरू किया, विश्व को खोजना। इसीलिए भारत को भी खोजा गया, यानी भारत था हाँ ही नहीं हाँ, पहले। मतलब उनके हिसाब से वो लोग खोज रहे थे हाँ, चीजें, उनको नहीं पता था ना, इसलिए हाँ, वो खोज रहे थे। हाँ। यहाँ पे तो लोगों ने खुद ही बैठ के ज्ञान अपने अर्जित किए थे, नहीं तो देखा, खोजने की नहीं जरूरत होता नहीं। कि भारत को खोजा गया कब, किन्होंने हाँ, खोजा, अरे इन्होंने भारत खोजा। उससे पहले था नहीं भाई, हाँ ये हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है, विडम्बना हाँ है। ठीक है, हाँ। आगे। तो ऐसे ही वो लोग जब 15वीं शताब्दी में निकले अपने वहां से, तो उनके सबसे करीब समुद्र पार करके देश पड़ता है इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट की सभ्यताओं में जैसे हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारा हजारों साल पुराना इतिहास है, ऐसे इजिप्ट की है, उनकी भी 2-2.5 साल पुराना पुराना इतिहास इतिहास है। है। और उनके कल्चर में 24 घंटे में एक दिन को डिवाइड करने का कल्चर था। तो तब, तब हाँ, ठीक है, तो 24 घंटों में उन वो दिन को विभाजित करते थे और छाया घड़ी से वो समय नापा जाता था। तो फ्रांस को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। उस टाइम पे मैकेनिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, जो गियर और शाफ्ट से उन्होंने इनकी मदद से एक घड़ी बनाई। अब घड़ी बनाई तो उसमें भी एक बात आई कि दिन बदलने का क्या केंद्र चुना जाना चाहिए। जो कैलेंडर है, चाहे भारतीय हमारा कैलेंडर है या इंग्लिश कैलेंडर आज जो पूरा विश्व भी फॉलो कर रहा है, उन सभी का आधार सूर्य है। जब सूर्य की एक पूरी परिक्रमा पृथ्वी कर लेती है तो हम एक वर्ष मनाते हैं। ऐसे ही पृथ्वी अपनी धुरी पे सूर्य के सामने भी परिक्रमा करती है, लेकिन इस परिक्रमा को हम एक दिन की तरह नहीं देख रहे, हम रात के 12 बजे डेट बदलते हाँ हैं। बदलते हैं, जबकि सभी कैलेंडरों के हिसाब से आप देखिए, जब सूर्य आधार है तो डेट भी सूर्य उदय पे बदलना बदलना चाहिए, चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया? तो इसका बड़ा ही ऐसा लॉजिकल टाइप का आंसर, मैंने इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। कई कई जगह डिफरेंट जगह पढ़ने पे ये मुझे एक लॉजिक समझ में आया कि जो मैकेनिकल घड़ी थी वो सूर्योदय को नाप नहीं पाती थी। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। मैकेनिकल घड़ी जो सूर्य हर जगह हर दिन बदल रहा है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, इसको नाप ही नहीं सकती। तो उस टाइम पे जो अच्छे विचारक लोग रहे होंगे, उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा पॉइंट चुनते हैं जब इंसान को कुछ समझ ना आए ज्यादा। वो रात का एक पॉइंट है कि तारे सितारे भी अपनी पोजीशन बदलते हैं, लेकिन एक नॉर्मल आदमी को पता नहीं होता कि कौन सा तारे का क्या नाम है। जैसे जो इसका विद्वान है वो जानेगा कि इस तारे का नाम वेगा है, इसका नाम अल्टारिस है। ऐसे 52 बहुत ही मेजर तारे होते हैं जिनको देख के आप अपनी दिशा का और अपनी लोकेशन का पृथ्वी हम पे तो पता शुरू लगा से सकते ध्रुव हैं। तारा और सप्तऋषि हाँ तारा को फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, हम लोग शुरू से करते आए हैं। तो इन्हीं के कारण मतलब उन लोगों ने रात का एक पॉइंट चुना कि रात में किसी, जैसे सूर्योदय का पॉइंट अगर डेट बदलने का चुनते तो आदमी को समझ में आता है कि 0 बज गया, लेकिन सूर्य तो उदय नहीं हुआ ठंड में, ये तो 1 घंटे बाद उदय हो रहा है। अभी 0 बज गया लेकिन सूर्य तो ऊपर की तरफ पहुंच गया है, तो लोगों को समझ में आता है ये तो कुछ गलत चल रहा है। फर्जी चल रहा है। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा वो लोग ने गलत भी किया। 15वीं शताब्दी के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उस हिसाब से उन्होंने बेस्ट किया कि सोए रहो और दिन बदल जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अब उन लोग के पास जो नॉलेज थी उन्होंने किया। हमारी भारतीय लेकिन एक अपनी सभ्यता थी और हम लोगों ने इन पूरी समय की गणना पे उस कार्य कर रखा टेक्नोलॉजी था। को देखिए, चैलेंज भारत में भी हो जाता है। अभी मैं बिल्कुल। इसके आगे आऊंगा। आप देखिए पूरब में, जी। नॉर्थ नागालैंड में सुबह पहले होता है और जबकि गोवा में बाद में होता है, क्योंकि इसके बीच में 30 देशांतर का अंतर है। जी। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं, बिल्कुल सही। और 30 देशांतर को पार करने में 120 मिनट। 120 मिनट। इसलिए सूर्योदय वहां के मुकाबले वहां पे 2 घंटे बाद होता है। 2 घंटे बाद होता है। तो अब देखिए प्रैक्टिकली इसलिए भी संभव नहीं है कि वहां पे नागालैंड में, जैसे मेरे मौसा जी लोग असम राइफल में बच्चे, वो लोग वो पढ़ते हैं, उनकी स्कूल सुबह 6 बजे खुलती है, जी 12 बजे बंद हो जाती है, जी वहाँ 4 बजे अंधेरा हो जाता है। जी। लेकिन
टाइम तो IST को ही फॉलो करते हैं, टाइम वो IST तो ये जो पैमाना ये तो भारत में ही सटीक नहीं है, तो उस हाँ। हिसाब से आप कैसे कह रहे हैं कि सही था? तो ये जो पैमाना भारत में आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं है तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। हमने ये हमारा पैमाना नहीं है, हमारा पैमाना वो मुहूर्तों की गणना करता है जो हम आज के वक्त किसी अपने अच्छे कार्य को करने के लिए भारतीय सभ्यता में हम पंडित जी के पास जाते हैं या ज्योतिष के पास जाते हैं और हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं। लेकिन मुहूर्त हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा ही है। जैसे हम आज समय को आवर्स, मिनट और सेकंड्स में बांटते हैं, ऐसे भारतीय समय काल गणना पद्धति में एक दिन को 30 मुहूर्त, हर मुहूर्त में 30 कला और हर कला में 30 कास्था में विभाजित किया गया है। तो जैसे 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड की आज ये घड़ी है, ऐसे ही हमारी भारतीय काल गणना 30 मुहूर्त, हर मुहूर्त में 30 मिनट जिसको कला कह सकते हैं और हर मिनट में 30 सेकंड जिसको हम कास्था कह सकते हैं। इस पे भी हम आएंगे, लेकिन जहां पे आपकी बात रुक गई थी कि आपने कैसे सोचा कि ये हम अपने सूर्य का पोजीशन, मतलब रात में ही हमारा डेट क्यों चेंज होता है, सन का कोई पोजीशन, तो आपने जैसे टेक्निकल नॉलेज हम लोग के दिमाग में आज तक नहीं आया, तो आपके दिमाग में तब कैसे आ गया? जी, मेरे दिमाग में ये ऐसे आया कि हम लोग एक सेलेस्टियल नेविगेशन नाम की एक पढ़ाई करते थे जिसमें हम लोग को ये जानकारी दी जाती थी कि अगर आपका GPS खराब हो जाए, अच्छा। अगर आपकी मैग्नेटिक कंपास खराब हो जाए, तूफान चल रखा हो या मौसम खराब हो या टेक्निकल फेलियर चीजों के हो जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पृथ्वी पर कहाँ पर हैं। तो इसको जानकारी करने के लिए हम लोग के पास एक डिवाइस होती थी जिसको सेक्सटेंट कहते हैं, जो कि तारों की, सूर्य की, चांद की एंगल को नाप के हम अपनी लोकेशन जिससे निकाल पाते हैं। तारों को देख के रास्ता पता करना, जैसे कि पुराने सेलर्स किया करते थे। ठीक है। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि तब छोटा भी था, 22 साल का था जब मैं अच्छा भी है कि मतलब सूर्य और चांद जरूरी नहीं है, तारे भी समय बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं। हाँ, दिशा बता दे रहे। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता था कि जब ये सब नहीं रहा होगा तो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि GPS तो था ही लेकिन मैं उसको कैलकुलेट करने के लिए देखा करता था अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। ये करते करते मुझे ये समझ में आया कि हम जो एक फॉर्मूला लगाते थे कि अपनी समय को कैलकुलेट करने अभी हम कहाँ है, उसमें हम 12 बजे जो डेट बदलती उसको तो कांस्टेंट लेते थे, लेकिन जिस लोकेशन पर हम अनुमानित हो सकते हैं वहां पर सूर्योदय कब हुआ उसको उस 12 बजे में माइनस करके देखते थे। तो मुझे ये लगता था कि सूर्योदय मतलब एक एरर जैसा काउंट हो रहा है, मतलब जहां जो इसको जोड़ रहे वहीं घटा दे रहे हैं। हाँ। तो अगर सूर्योदय के वक्त ही डेट बदली होती तो ये ऐसी गणना ऐसी नहीं हो रही होती, ये ज्यादा सिंपल होती। तो मैंने एक सोचा एक ऐसी घड़ी बनाता हूँ जिसमें रात के 12 बजे डेट ना बदले, करेक्ट सूर्योदय पे डेट बदले, जो कि लोकल मीन टाइम की एक चीज होती है। लोकल मीन टाइम जिसको कहा जाता है, क्या सनातन में भी कहते हैं जिसकी दिन उसकी रात। जी, हमारे सनातन में जैसे ये बहुत हुआ है कि अगर किसी का देहांत होता है, वो रात में भी देहांत हो जाए सुबह 4 बजे या 5 बजे, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं, जिसका दिन हुआ था उसी की रात रहेगी। व्रत दिन में शुरू जिसके हुआ था रात में उसी के खत्म हो गया। ये नहीं 12 बजे से, सूर्योदय से आपका कोई भी त्योहार मतलब दिन शुरू होगा, सूर्यास्त पे खत्म होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, हम लोग उसी तरह फॉलो होता है। परंपराओं को देखें, अपनी पूजाओं को देखें, हमारे यहाँ कैसे हम लोग कोई फेस्टिवल मनाते हैं, तो हम लोग को खुद चीजें अपनी समझ में आ जाएगी कितनी साइंटिफिक है। सारी तारे सितारे चांद या सूर्य की गणना पे ही आधारित देखिए ना, मैं अभी शायद 2 तारीख वाला स्नान जो था जी, वो 2 दिन मनाया गया, बसंत पंचमी 2 दिन मनाया गया, क्योंकि पंचमी का जो नहान होगा वो सुबह ही होगा, क्योंकि नहान सुबह है मौनी अमावस्या का। हाँ। लेकिन मौनी अमावस्या लग गया था दिन में। हाँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान पूर्ण हो सकता है, इसीलिए हमने उसे अगले दिन मनाया। तो ये सब चीज, तो ये टाइम ये वाला तो गड़बड़ करता है। ये तो फिर कैसे इसका सोल्यूशन आया? तो इसका सोल्यूशन यही आया कि फिर जब मुझे ये मालूम पड़ा कि मिस्र की सभ्यता का 24 घंटा है, हाँ। तो मैंने कहा और भी सभ्यताओं को पढ़ता हूँ, क्या पता और भी कोई प्राचीन निकल के आए। तो मैंने अलग अलग सभ्यताओं को पढ़ना शुरू किया, जिसमें बेबीलोनियन सभ्यता पढ़ी, मायन सभ्यता पढ़ी, जिन्होंने कैलेंडर सिस्टम या टाइम सिस्टम पे वर्क किया हो। ऐसे मैंने ये टाओ सिस्टम पढ़ा, बुद्धिज्म का सिस्टम पढ़ा, और इन सब से होते हुए मैं सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता पे पहुंचा, जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व, जब हमारी वेद लिखी उसका तो इतिहास भी नहीं पता कि कब वो लिखी गई थी, लेकिन महाराजा विक्रमादित्य के समय भी आज से 2500 साल पूर्व आचार्य वारामीर थे, उन्होंने मुहूर्तों पे संशोधन कर रखा था। ब्रह्मगुप्त ने कर रखा था। हमारी पुराणों में स्कंद पुराण,
हमारी इसमें विष्णु पुराण, इन सब में भी मुहूर्तों का वर्णन है। और सबसे पहले ऋग्वेद में ही मुहूर्तों का वर्णन है, जिसमें एक श्लोक है जो ये हमें बताता है कि सूर्य से ही हमारे दिन का संचालन होना चाहिए। सूर्य, तारे और चांद हमारे दिन के संचालन की सही गति प्रदान करते हैं और हम अपनी गति को इसके द्वारा नाप सकते हैं। कौन सा श्लोक है? ये श्लोक को मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती। मैंने इन सबको पढ़ के इनका ट्रांसलेशन समझे हैं। अच्छा, ठीक क्योंकि है। मेरे संस्कृत बहुत पढ़ा नॉलेज नहीं। नहीं है मुझे। हाँ। पढ़ा है हमने, 2-3 साल स्कूल में पढ़ाया गया था, क्लास 6 से 8 तक, तो पढ़ के समझनी थोड़ी बहुत आती है, बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो फिर तो मैंने ये चीज जब जानी तो मैंने ये सोचा कि हमारा समय क्यों नहीं फिर विश्व में संचालित हुआ। अगर उज्जैन प्राचीन समय में केंद्र था, 15वीं शताब्दी में जब फ्रांस गया प्राइम मेरिडियन, उससे पहले अगर उज्जैन था, तो हम पीछे कैसे छूट गए? हम विश्व में कोने में क्यों आगे, 75 डिग्री साइड में क्यों है? केंद्र तो सेंटर में होना चाहिए। तो मुझे ये समझ में आया कि हम टेक्नोलॉजी से पीछे हटे, कि जब जो हमारी घड़ी है, वैदिक घड़ी, इसको जानने के लिए, इसको चलाने के लिए, जैसे सूर्य घड़ी बनाई जाती थी जो छाया से चलती थी, तो छाया से समय वो सटीक बताती थी, लेकिन रात के वक्त या बादल आने के वक्त वो नहीं बता पाएगी समय। वो ऐसा रख देते थे और जिधर परछाई होता तो उससे हाँ। आकलन कर लेते थे कितना टाइम हो रहा है। लेकिन आज सैटेलाइट, जीपीएस, इनकी मदद से, आधुनिक उपकरणों से हम छाया में भी, रात में भी, हर समय इस सूर्य की पोजीशन को पृथ्वी के अराउंड नाप सकते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी की कमी थी। जैसे अगर ब्रिटिशर या फ्रेंच ने वो टेक्नोलॉजी बना ली तो उसको पूरे विश्व में फैला ले गए। तो टेक्नोलॉजी अगर आएगी और वो विश्व के लिए कुछ फायदे की होगी, तो हम भी अपनी सभ्यता को ये समय दिखा सकते हैं कि ये समय से हमारी चीजें चलती आ रही हजारों वर्ष से। आज हमारी जो जनरेशन है उसको ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता है, लेकिन मेरी दादी वगैरह भी वो पता नहीं कैसे चांद देख के ये सब बता देती थी कि ये वाली अमावस्या आ गई, ये चीज आ गई। तो आपकी घड़ी 40 मिनट का घंटा होता है आपकी घड़ी में? लगभग 48 मिनट का घंटा होता है, और मैं इसका घंटा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये संचालित कैसे होता है। आज का संचालन पे एकदम पूरा विस्तार में बताइएगा। 40 मिनट का घंटा और 30 घंटे का दिन, तो कैसे आपकी घड़ी काम करती है, उसमें क्या क्या मुहूर्त होता है, कैसे महीना, ये पूरा संचार बताइए विस्तार में। जो एक मुहूर्त है हमारा, वो लगभग 48 मिनट का माना जाता है। वो 48 मिनट का एग्जैक्ट सिर्फ वर्नल इक्विनॉक्स के दिन होगा, जब सूर्य ठीक हमारे ऊपर होता है, जिस दिन 15 घंटे हमारे 15 मुहूर्त दिन के होंगे और 15 मुहूर्त रात के होंगे। ऐसा सिर्फ साल में एक ही दिन होता है। लेकिन अब जब सूर्य की गति बदलती है, वो नॉर्थ की ओर जाता है या साउथ की ओर जाता है, तो ये घटता या बढ़ता रहता है। तो हमारा जो एक मुहूर्त है, उसके लिए पहले हमें समझना पड़ता है कि आज का जब सूर्योदय किसी लोकेशन पे कब हुआ और कल का सूर्योदय कब होगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको 30 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब ये एक पूरे दिन का पैमाना है। अब इसमें से 15-15 मुहूर्त के 2 अलग सेगमेंट है, जिसमें आज का सूर्योदय जब हुआ और आज का सूर्योदय जब होगा, इसके बीच का जो कालखंड है, इसको 15 मुहूर्तों में विभाजित किया जाता है, और सूर्य अस्त से अगले दिन सूर्योदय के कालखंड को 15 मुहूर्तों में विभाजित किया जाता है। तो अब मान लीजिए, अगर जैसे जून 21 को दिन सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़ा दिन होता है, तो उस दिन लगभग एक मुहूर्त जो है वो 50 या 52 मिनट्स के आसपास का होगा, दिन वाले मुहूर्त। यानी आपकी घड़ी अपने आप उस दिन 52 मिनट के घंटे करेगी। हाँ, 52 मिनट के घंटे कर देगी। और रात वाले जो घंटे होंगे, वो लगभग हो जाएंगे 42 मिनट, 43 मिनट के आसपास। अच्छा, ठीक है। वो उसी तरीके से इसका संचालन, मतलब उसका कोई वो वाद्य नहीं है कि 60 सेकंड का ही मिनट करे, नहीं, और इतने ही देर का हो, नहीं, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि सूर्य के सामने पृथ्वी कैसे नाच रही है। ठीक है। ये एक्चुअली हम कैलकुलेट करके दिखाना चाह रहे हैं कि ये समय तो हमारे इंसानों द्वारा बनाया हुआ है, इस समय से ब्रह्मांड का कोई संचालन नहीं हो रहा है। लेकिन सूर्य के सामने अपनी गति को नाप पाना ही ज्यादा सटीक तरीका है समय को नाप पाने का, जो कि हमारे ज्योतिष में, हमारी पुराणों में, हमारे फेस्टिवल्स में हजारों वर्ष से ये होता है। पहले लोग आंखों से देख के बता दे रहे थे, अब टेक्नोलॉजी की कमी से हमारी जनरेशन ये सब चीजें भूल रही है। तो हमको ये लगा कि अगर हम इस चीज पे घड़ी बनाते हैं और इसको बहुत ही इजी कर देते हैं विश्व के लिए, तो क्या पता एक दिन ये पूरे विश्व में हमारे समय का पालन हो, क्योंकि ये ज्यादा सटीक है, साइंटिफिकली भी एडवांस है। क्योंकि जो कमी 15वीं शताब्दी में छूट गई मैकेनिकल घड़ी से कि वो सूर्योदय नहीं नाप पा रही थी, आज वो हम ये कर सकते हैं, तो इसको क्यों ना किया जाए। अब इसका जैसे ये हमारी कालगणना का, हमारी परंपराओं से तो पूरा मेलजोल है कि हमारी पूजाओं का, हमारे मुहूर्तों का हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। पता चल जाएगा एकादशी कब है, द्वादशी कब है, पूर्णिमा कब हो रहा है। इसमें एक और जो खास चीज थी जिससे मैंने शुरुआत करी, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी,
कि सूर्योदय को नाप पाने से विश्व में 70 से ज्यादा देश हैं जो डे लाइट सेविंग टाइम का प्रयोग करते हैं। डे लाइट सेविंग टाइम होता है कि ठंड आने पे ऐसे 70 देश हैं जो अपने समय में 1 घंटा कम कर लेते वो वही हैं। जो लीप ईयर वाला फॉर्मूला वहां नहीं लगाते हैं। हाँ हाँ, वो 1 घंटा कम कर लेते हैं अपने दिन में। हाँ, तो अभी जैसे इंग्लैंड से इंडिया का जो समय में 5.5 घंटे का फर्क होगा, Okay. वो गर्मी आने पे 4.5 घंटे का हो जाएगा। तो वो अपने समय में 1 घंटा प्लस माइनस करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का ज्यादा ऊर्जा का उपयोग कर पाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज कम हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर वो हर दिन सूर्य से ही संचालित होता तो इस चीज की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो विश्व के जितने भी देश हैं वो सूर्य से ही आधारित होते। तो अगर जैसे इंडिया में आपने जैसे अभी हमने शुरुआत में बात करी कि नॉर्थ ईस्ट में आज सूर्योदय में लगभग 4:30 बजे हुआ, और वेस्ट ऑफ इंडिया में मान गोवा लीजिए में। गुजरात में या गोवा में ये लगभग 7 बजे के 2 आसपास घंटे हुआ। बाद ही होगा। तो 2 घंटे का अंतर ये जो आ रहा है, और संचालन पूरा आईएसटी से हो रहा है। अगर वो जोन्स इंडिया के लोकल मीन टाइम पे आधारित चल रहे होते तो ये सारे स्टेट लगभग 1.5-2 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे होते। और ऐसे ही पूरे विश्व में जहां ये चीज नहीं की जा रही है, ये चीन भी एक बहुत बड़ा देश है जो एक टाइम जोन फॉलो करता है, वहां पर भी बहुत सारी बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। तो पूरा विश्व ही हमारा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए कार्बन जल रहा है, कार्बन इमिट हो रहा है। तो अगर इंडिया में लगभग 29-30 हजार करोड़ की बिजली बच जाए और पूरे विश्व में समय के सूर्य से निर्धारित करने से अरबों की बिजली बच सकती है। और अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो कितना सारा कार्बन कम एमिट हम करेंगे। कितनी जगह जहां बिजली पहुंच नहीं पा रही सिर्फ बिजली के दुरुपयोग से, उन देशों में उन जगहों पे बिजली होगी, भारत में ऐसी ऐसी जगहों पे बिजली होगी। तो हम सिर्फ समय के बेहतर संचालन से ही इस चीजों को भी कर सकते हैं। और जैसे कि टाइम का कोऑर्डिनेशन आप देखिए कि इसका कितना इजी है कि अगर मैं आज किसी नॉर्मल आदमी से किसी भी मान लीजिए राज्य के पूछूं कि आज का सूर्योदय कब हुआ, तो वो तुरंत तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, वो कुछ गैस मार देगा 6:15 हुआ, ये हुआ। लेकिन अब ये तो हो गया इसका एक पक्ष। जी अब इसके बहुत से ऐसे पक्ष हैं जो चैलेंजिंग है। अब जी। देखिए, मेरा कोई मित्र है, अब यूपी में ही देख लीजिए, मैं बैठा हूँ देवरिया में जी पूरब, और कोई बैठा है अलीगढ़ में पश्चिम। जी। कहूंगा कितने बजे मिलना, 8 बजे मिलना लखनऊ में। हाँ अब उसका सूर्योदय कुछ और है, हाँ, वो उसके हिसाब से 8 बजे कहीं और आएगा। बिल्कुल। मेरा सूर्योदय कुछ और है, अगर बिल्कुल। मैंने वैदिक घड़ी लगाई मैं 8 बजे कुछ कहीं और आऊंगा, जी। हम 8 बजे मिल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। इन सब विषयों पे भी हमने सोचा कि हम लोग इस तरीके से सोचे कि अगर ये सिर्फ धर्म का समय अगर बन के रह गया तो हिंदुओं में तो बहुत पॉपुलेट हो जाएगा। सनातन के हिसाब से जिसको तो ये जानना हाँ। है कि ब्रह्म मुहूर्त कब है, राहु हाँ। काल कब है, एकादशी हाँ। कब है, कृष्ण पक्ष कब है, शुक्ल पक्ष कब है, हाँ। उसके लिए तो उसके ठीक लिए तो है। बहुत अच्छा है। लेकिन अब हमको साथ में सोचना है कि विश्व के कैसे अब आज के रूप में फायदे आधुनिकता में के आए। दौर में है, बिल्कुल। एआई की बात कर रहे जी हैं, जी वहां पे ये घड़ी कैसे सक्सेस होगी? जी। तो अब इसका ये तरीका है जो हम लोग ने इसके लिए सोचा कि विश्व में जब सबसे पहले 24 घंटे का समय आया तो पूरे विश्व का संचालन ग्रीनविच मीन टाइम से होता था। तो आज जो ग्रीनविच में समय हो रहा होता है वो भारत में भी समय हो रहा होता है। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से सही नहीं चल पाया क्योंकि 5.5 घंटे का फर्क आ रहा है। तो अब मान लीजिए आज के टाइम में 10 बजे यहाँ का ऑफिस खुलता है और इंग्लैंड का 10 बजे का, तो यहाँ लगभग दोपहर हो गई होती, तो बहुत जल्दी अंधेरा हो गया होता है। तो ये व्यवहारिक रूप से सही नहीं था। तो विश्व को 24 हिस्सों में बांटा गया जिससे देशों को उनका कंट्री मीन टाइम मिला। तो सबसे पहले एक ग्रीनविच मीन टाइम था, एक ही टाइम था जिससे पूरा वर्ल्ड संचालित हो रहा था। लेकिन व्यवहारिक रूप से एडजस्ट ना करने के कारण विश्व को और 24 हिस्से दिए गए। सिर्फ 24 हिस्से नहीं, कई कई ऐसे देश हैं जैसे रशिया है, वो एक ही देश में 11 टाइम जोन का इस्तेमाल करता है। फ्रांस है, वो अपने देश में 6 टाइम जोन का इस्तेमाल करता हम है। एक ही टाइम जोन का करते हम एक ही टाइम जोन का करते हैं। तो अब इसको व्यवहारिक रूप से लाने का तरीका ये है कि जैसे पूरे भारत का जो मानक समय है वो मान लीजिए दिल्ली जिससे संचालित हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो समय पूरे भारत की रेलवे, पूरे भारत की फ्लाइट का है। अब जिससे स्टेट संचालित हो रहा है, स्टेट के लिए हम अलग टाइम जोन यूज कर सकते हैं। जो स्टेट के अंदर की फंक्शनिंग है वो अलग समय पे व्यवहार करें। तो वहां पे फिर वैदिक घड़ी कहाँ फिट बैठ पा रही है? जी, वैदिक घड़ी ऐसे फिट बैठ पा रही है कि जैसे अब कोई शहर है, आज ये शहर लखनऊ है, लखनऊ का जो लोकल वर्किंग है वो 30 मुहूर्त से भी संचालित है, और इंडिया की वर्किंग भी 30 मुहूर्त से संचालित है, और वर्ल्ड की भी 30 मुहूर्त से संचालित है। 30 दिन। तो अब हाँ 30 मुहूर्त जो हमारे हैं, तो अब इसका व्यवहारिक रूप ऐसा निकल के आएगा कि अब कोई किसी को इंटरनेशनल बात करनी हो, मान लीजिए जैसे मैचेस होते हैं इंडिया के क्रिकेट मैचेस, आज भी हो रहा है। हाँ, तो उसमें हमेशा टाइम लिख के आएगा। अगर इंडिया में हो रहा है तो आईएसटी भी और जीएमटी भी, ताकि विश्व में किसी और को भी देखना हो तो वो आईएसटी से हिसाब नहीं लगा पाएगा,
लेकिन जीएमटी को देख के हिसाब लगा लेंगे कि हम जीएमटी से पीछे है, आगे कितना है, तो अपना मैच का टाइम हम ढूंढ पाए। तो जो विश्व को चलाने का एक समय होगा, जो उज्जैन का समय, वो पूरे विश्व का समय हुआ कि कम्युनिकेशन करने के लिए अगर वर्ल्ड वाइड आपको समय में कम्युनिकेट करना है तो आप उज्जैन के समय पे वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी देश में कम्युनिकेट करना है तो उसका जो कैपिटल है, उसका जो समय है, वो उस पूरे देश का समय है। तो आज जैसे 250 के आसपास देश हैं, लेकिन टाइम जोन 24 है, तो 24 हिस्सों में ही पूरे विश्व को डिवाइड किया गया है। लेकिन 250 देश ऐसी ऐसी लोकेशन पर भी हैं जहां का टाइम से कोई मैच नहीं है, वो अपनी लोकल वर्किंग अलग समय पे चला रहे हैं। तो ये समय जो 24 घंटे का है, ये व्यवहारिक रूप से और नेचुरल साइकिल से एक्चुअली अलाइंड नहीं है। लेकिन हम इंसान क्योंकि 300 साल से 200 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसमें एडजस्ट कर गए हैं। हमारी जो बॉडी की साइकिल है वो भी मैकेनिकल क्लॉक की तरह ही हो गई है। हम अपने आप, हमारी आंख सूर्योदय पे नहीं खुल सकती है, लेकिन 6 बजे अगर हम रोज उठने लग जाए तो अपने आप आंख खुलने लग जाएगी। आदत हो गया। तो यही इसकी साइकिल। अब जो कोई मान लीजिए जैसे विश्व को संचालित करने का एक समय, जो मान लीजिए उज्जैन का समय है, किसी भी देश को संचालित करने का, जैसे इंडिया कैपिटल दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो दिल्ली का जो समय है वो पूरे भारत का समय है। अब बाकी जो हर शहर है, जो बड़े शहर है, हर जिले, तो हमने अपनी घड़ी को जितने जिले हैं भारत के, 734 जिले शायद, तो उतने में विभाजित किया है। और हर जिले का जो समय है वो जिला उससे संचालित हो, जो उसकी लोकल वर्किंग हो, कि यहाँ का दुकानदार जो है आज के मान लीजिए दूसरे मुहूर्त पे दुकान खोलता है तो आज दूसरे मुहूर्त पे खोले और 15वें मुहूर्त पे बंद करे। तो जब वो ऐसा रोज करता रहेगा, एक तो वो नेचुरल साइकिल में भी आ जाएगा, साथ ही में उसका बिजली का उपयोग भी बेटर होता जाएगा, साथ ही जो उसकी सूर्य के हिसाब से ऊर्जा हमारे शरीर की बनती है, इन सब की भी एक पूरी वेदों में और हमारी पुराणों में एक पूरी साइंस दी कि कैसे माइंड की एनर्जी, और एस्ट्रोलॉजी में भी दिया है कि हमारी कैसे किसी की बॉडी के ब्रह्म मुहूर्त इन्फ्लुएंस। में उठिए, नहाइए धोइए, जी ध्यान लगाइए, ब्रह्म मुहूर्त बहुत बेहतर हो, इससे ब्रह्म मुहूर्त का भी ज्ञान बहुत अच्छे से हो जाए। लेकिन आपने ये जो आपने एप्लीकेशन डेवलप किया, कहाँ से किया, कैसे किया? कोडिंग आपको आती थी क्या, नहीं आपने नहीं, किसी का हेल्प लिया? मुझे सिर्फ मैथमेटिक्स आती थी, और मैंने वो मैथ से एक फॉर्मूला बनाया और ये सब चीज़ें, इसकी थ्योरी बनाई, हिस्ट्री पढ़ी, इन सब चीज़ों को कंपाइल किया। फिर मुझे ज़रूरत पड़ी कि इसकी घड़ी बनाने की। सबसे पहले मैं मैकेनिकल रूप से बनाने की कोशिश कर रहा था। मैकेनिकल रूप में हमने काफ़ी मोटर्स लगाई कि वो अप डाउन हो जाए जब सूर्योदय बदले, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा था। किसी एक जगह के लिए तो हो जा रहा था, लेकिन अब मान लीजिए हम दूसरे स्टेट गए तो वहाँ नहीं हो पा रहा था। तो मुझे समझ में आया कि ये डिजिटल ही तरीका है जिससे बन सकता है, और डिजिटल भारत का भी समय चल रहा है, डिजिटल दौर चल रहा है, तो डिजिटल क्या इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल ये फिक्स बैठ रहा है, डिजिटल समय की जरूरत है। तब मैंने इसमें 2 लोगों को और जोड़ा। एक जन है आरुणि श्रीवास्तव, जो कि इस पे इसकी हार्डवेयर चीजें बना रहे हैं, हार्डवेयर क्लॉक बना रहे हैं, वो रोबोटिक्स इंजीनियर है। और साथ ही में हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम विशाल सिंह है, जो कि आईआईटी दिल्ली से हैं। साथ ही में उन्होंने बिग डेटा पे इंग्लैंड से ही पढ़ाई करी है। तो उनको ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, वो भी हमारे मित्र रहे काफी सालों से। तो उनको मैंने कहा कि आप आईआईटीएन हो, आप इसी फील्ड से हो, तो आपकी ही स्किल की इस घड़ी को जरूरत है। आप अगर इसमें अपनी हेल्प करोगे और हम इस फॉर्मूले को कोड कर दें तो ये घड़ी चलने लग जाएगी। और आरुणि जी से कहा कि अगर आप इस चीज को लोकली फीड कर दो कि हमको सैटेलाइट से जो डेटा आ रहा है, इंटरनेट की जरूरत पड़ रही है, ये चीज खत्म हो जाए, कि कोई रिस्ट वॉच जैसे या वॉल क्लॉक बिना किसी इंटरनेट या किसी और चीज के चल रही, तो ऐसे ये घड़ी भी चल जाए तो बहुत उपयोगी बन जाए। तो ये बिना इंटरनेट से चलता है? जी, इसकी ऐप के लिए इंटरनेट चाहिए, लेकिन इसकी वॉल क्लॉक और जो रिस्ट वॉचेस हम बना रहे हैं वो बिना इंटरनेट के चल सकती क्योंकि है। आज अगर आप एप्पल का ले लिए, कोई सा भी रिस्ट वॉच, ब्लूटूथ के 1000 कंपनी है, लेकिन उसको जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे, उसका टाइम आगे पीछे दाहिने हो जाएगा। जी जी जी, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से बनाया कि बिना इंटरनेट के भी ये सही संचालित हो पाए। अब घड़ी बन गई, अब ऐसा क्या आपने पिच किया, कैसे पिच किया, किसको पिच किया कि मध्य प्रदेश सरकार को ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, उन्होंने उज्जैन में इसको लगा भी दिया? कहाँ से शुरुआत हुई? ये 2020 में जब हमें ये समझ में आया कि हमको एक बात की ये समय हम पे थोपा हुआ है। 1884 से पहले भारत अपना समय था, और ये भी एक अंग्रेजों का थोपा हुआ चीज है। और हमारी जब काल गणना की सभ्यता इतनी विशाल है और हमारी चीजें इतनी बेहतर है बाकी विश्व से, तो हमको तो ऊपर रखनी चाहिए, सबके सामने तो लानी चाहिए। होगा नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन अब मुझे ये भी नहीं पता था मैं लेके भी कैसे आऊंगा, क्योंकि अब मैं कोई साइंटिस्ट भी नहीं था, मैं मर्चेंट नेवी में था, और मैं ये छोड़ के अपने मन से चीज कर रहा था। तो मैं ध्यान लगाता था, ऐसे ध्यान लगाता था। मैं नोएडा में तब रहने लगा, और वहां पे एक जगह है बिसरख,
हाँ, बिसरा गांव। जी, तो मैं वहां पे ही चला जाता था, 7-8 किलोमीटर था, वहां रोज पैदल जाता था। रावण वहाँ- का ननिहाल वही है। जी जी, रावण का ननिहाल और यही वहीं पे है। शिवलिंग है जिसकी वो पूजा करता जी था। जी, इसीलिए मैं वहां जाता था कि रावण शिव के सबसे बड़े भक्त थे, हाँ। और शिव को तत्व को उन्होंने सबसे बेहतर समझा, हम्म। तो उसी तत्व को मैं भी समझना चाहता था। और शिव को ही समय का देवता माना जाता है, शिव शिव के ही अधीन है समय। तो मैंने कहा वहां पे बैठ के ध्यान लगाता हूँ, शायद कुछ रास्ता वहीं से मिले। रावण को बोध हुआ था, शिव का वहीं से भक्त हुए। जी जी, तो मुझे ये पता नहीं था, मुझे तो किसी ने बस बताया कि यहाँ पास में, तो मैं पहुंच गया। ये सब वहां जाके मुझे मालूम पड़ा कि रावण का जन्म यहाँ हुआ। तो मैंने कहा बताओ, उत्तर प्रदेश कितना हिस्टोरिकल है, राम भी यहीं से, रावण भी यहीं से, बुद्ध भी यहीं से, महावीर भी, सब यहीं से, सब बेहतरीन लोग। हाँ। तो मैंने वहां ध्यान लगाना शुरू किया। अब मेरे पास उस टाइम पे पैसे भी खत्म हो चुके थे, 2020 तक काफी हालत खराब हो गई थी इसको बनाने में। तो मैं विचार किया कि मैं इसको प्रमोट कैसे करूंगा, मेरी लोग माने क्यों, क्योंकि आसपास के जब लोगों को बताता था तो एक दो मित्रों को छोड़ के बाकी सबको तो मैं लगता था कि ये कैसी बात कर रहा हूँ, और ये बात मानेंगे क्यों, एक 24 घंटे का समय चल रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं, रात में समय बदल रहा है, सबसे किसी को मतलब, लोगों को अपनी जॉब करनी, चीजें देखनी है। तो मैं ध्यान लगाते हुए सोचता था, ऐसे ही ईश्वर से अपने मन में बातें करता था कुछ, कि क्या करूं प्रभु बताओ, मैंने अब आप बना ही तो रास्ता लिया, दिखाओ। आप ही रास्ता दिखाओ। तो मैंने ये, क्योंकि कुछ महान लोगों के बारे में पढ़ा, मान लीजिए गांधी जी हैं भारत में, विवेकानंद है, इन लोगों ने अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए पद यात्राएं करी, बहुत लोगों से मिले। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक साइकिल थी मित्र की जिसको मैं चलाया करता था, तो मैंने सोचा कि साइकिल यात्रा करता हूँ ज्योतिर्लिंगों की। और और ये मुझे ऐसे अपने आप कुछ ऐसे ख्याल आया कि ज्योतिर्लिंगों की करूंगा, तो जहां लोग अभी मेरी कोई मान नहीं रहा है, तो ज्योतिर्लिंग, क्योंकि शिव जी हैं वहां पे, और वहां पे जो महंत होंगे या जो पंडित जी होंगे, जो भी होंगे, प्रभु के नाम पे मान जाएंगे। हाँ वो प्रभु के नाम पे, मतलब इस समय को तो जानते होंगे, अगर वो भी नहीं जानते तब तो कोई फायदा ही नहीं इसको करने का। सही बात है। तो अगर मैं निकलता हूँ और हमारे देशवासियों इसका सपोर्ट करते हैं और इसका कोई फायदा दिखता है लोगों को, तब मुझे इस पे और आगे बढ़ना चाहिए, और इसको भारत का समय की तरह आगे सबके सामने लेके आना साइकिल लेके चाहिए। निकल गए। तो मैं लखनऊ से कन्याकुमारी साइकिल लेके निकला 2020 में, ठीक है। जिसमें मैं ज्योतिर्लिंग होते हुए जो भी रास्ते में पड़ रही थी वो सब करते हुए, शुरुआत मैंने अयोध्या से करी, राम मंदिर, पहले सबसे पहले मैं हनुमान गढ़ी गया। एक मेरे मित्र ने बोला कि हनुमान जी बहुत जल्दी कार कराते हैं, तुम हनुमान जी के पास जाओ, वो लेके जाएंगे, राम जी से पहले हनुमान जी काम कराते हैं। हाँ। तो मैं हनुमान तुरंत जी अर्जी के, लगा दी। हाँ तुरंत अर्जी लगा दी। फिर मैं राम मंदिर गया, फिर मैं काशी विश्वनाथ गया, काशी विश्वनाथ से फिर मैं यहाँ उज्जैन की तरफ गया, फिर ओमकारेश्वर गया, ऐसे साउथ होते मल्लिकार्जुन स्वामी गया, वहां से फिर सबसे साउथ में वो धनुष कोडी, और ये और भी बीच में काफी सारे मंदिर पड़ते गए, उनमें भी गया। लेकिन ज्योतिर्लिंग मेरा मेन टारगेट था कि वो मेन रूट पकड़ूंगा और वहां पे शायद लोग मिलते जाएं। तो जैसे जैसे ज्योतिर्लिंग, पहली ज्योतिर्लिंग जब मैंने करी तो वहां काशी तक तो कोई मतलब नहीं मुझे जान रहा था, ना ही ये बात भी कुछ प्रमोट हो रही थी, लेकिन बस लोग इस बात से सपोर्ट करने लगे कि साइकिलिंग कर रहा है, कुछ देश में कुछ करना चाह रहा है, बाकी तो ठीक है जो भी कर रहा है। लेकिन जब मैं धीमे धीमे वहां तक पहुंचा, झांसी पार किया, तो पहली बार कुछ मीडिया ने मेरा एक कवर बनाया। तब तो मैं भी बड़ा थक गया था, 300-400 किलोमीटर मैंने कभी चलाई भी नहीं थी। सोच तो लिया था कर लेंगे, बड़ा जोश भी था, लेकिन रोज 100 किलोमीटर चलाने में बहुत बॉडी में दर्द होता था। तो जब मैं झांसी तक पहुंचा, वहां कुछ मीडिया ने कवर किया, पेपर में आया, तो बहुत अच्छा लगा। पेपर में फोटो पहली बार छपी, ऐसे सामने लोग माइक लेके आए, तो बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन बढ़ा। तो और आगे करने के लिए एकदम तैयारी हो बूस्टर गई। डोज मिल गया। हाँ हाँ, अगले दिन मतलब 100 किलोमीटर करने में दर्द कम हो गया कि शायद और आगे मिल जाए। कुछ लोग स्वागत भी करने लगे। फिर जब ऐसे में उज्जैन पहुंचा, महाकाल की नगरी, तो मुझे ये जाके वहां पे ज्ञान हुआ कि वहां पे तो लोग ये 30 मुहूर्त के समय को जानते हैं। और वहां पे मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला, जैसे पंडित शंकर व्यास जी हैं, उन्होंने मुझे, उनसे भेंट हुई, और वो काल गणना के 30 मुहूर्तों का उन्होंने वर्णन दिखाया कि संदीपनी ऋषि की एक किताब थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। उन्होंने वो किताब मेरे सामने खोल के दिखाई कि ये चलता आ रहा है, और जो एस्ट्रोलॉजी भी है वो भी इसी के हिसाब से होती है। हम लोग पहले जो विचार था उसको प्रमाण मिल गया। हाँ, प्रमाण मिल गया कि हम लोग 24 घंटे की घड़ी को मानते ही नहीं, हम तो इसको कन्वर्ट करते हैं 30 मुहूर्तों में, और फिर मुहूर्त निकाल के आपका वो कुंडली निकालते हैं, क्योंकि मुहूर्तों के हिसाब से मालूम पड़ता है कि किस घर में कौन सा प्लेनेट आपके बैठा हुआ है, जिसके लिए कन्वर्जन चाहिए, और ये कन्वर्जन हमारी घड़ी सॉल्व कर देगी। तब मुझे जब ये प्रमाण मिल गया और कई कुछ लोग वहां मिलने लगे, तो मैं बहुत खुश हो गया कि ये महाकाल की नगरी में ही हो रहा है। फिर मुझे ये मालूम पड़ा कि वहीं पे कि महाकाल की नगरी ही प्राचीन समय में विश्व की काल गणना का केंद्र था। और उसके भी वहां की किताबों में मुझे एविडेंसेस मिले
कि सेलेस्टियल इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एक इंटरसेक्शन होता है, जो कि महाकाल पे हुआ करता था और हजारों वर्ष चेंज होने पे इस थोड़ा सड़क के 30 किलोमीटर दूर अब ये एक जगह है डोंगला, वहां पर ये स्थित है इस समय। वहां पर भारत में एक ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। तो डोंगला वो जगह है जहां पर विश्व का एक्चुअली समय का केंद्र है, और ये जगह भी मिल गई। अब तो जो सारे विचार थे वो सारे सामने होते दिख रहे थे, तो ऐसे लोग मिलते गए। तभी उस वक्त जब मैं साइकिल यात्रा पे ही था, और ये साइकिल यात्रा जब मैंने पूरी कंप्लीट करी और मैं वापस घर आया, तो मुझे मध्य प्रदेश से कॉल आया कि मध्य प्रदेश में एक काल गणना केंद्र होगा, तो शायद शिव जी ने कुछ कराया हो, ये मुझे नहीं पता कैसे हुआ। अच्छा, अपने आप मुझे मध्य प्रदेश के कल्चरल डिपार्टमेंट से फोन आया। श्री राम तिवारी जी हैं इस समय, वहाँ ये विक्रमादित्य शोधपीठ का संचालन करते हैं, उसके डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने एकदम बड़े भाई की तरह हमारे को मदद करी आगे लोगों से मिलवाने में, और उनको ये विचार अच्छा लगा होगा, उन्होंने कहीं से जाना होगा, तो उन्होंने हमको वहां पर बुलवाया मध्य प्रदेश में, और उन्होंने हमारी भेंट कराई 2022 में डॉक्टर मोहन यादव जी से, जो कि उस वक्त उच्च शिक्षा मंत्री थे। अच्छा। तो उनसे हमारी भेंट हुई, उनको हमने अपना ये कॉन्सेप्ट बताया, और वो भी इस तरफ पूरा अलाइनमेंट रखते थे क्योंकि वो भी उज्जैन से ही थे। तो उन्होंने भी समय का केंद्र उज्जैन है, ये सब चीजें उनके मन में हमेशा से थी, और उनको हमारी घड़ी से एक डिजिटल रूप से एक वो मिल गया टेक्नोलॉजी कि अब अपने समय को ला सकते। तो उनको मेरा विचार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसी तरफ थे, मंत्री थे। हाँ तो बहुत मतलब अच्छा, ये जब उनसे मिले वो खुश भी हुए, और उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट कराएंगे और इसके ऊपर घंटा घर बनाएगा। और उन्होंने तब वो विधायक थे, और अपनी निधि से उज्जैन में ही जो जंतर मंतर है वहां पर एक घंटा घर बनाने का एक कर दिया, एक ईंट रख दी, और शुरू कर दिया, वहां पे कार्य शुरू हो गया। फिर जब वो 2023 के आखिरी में, आपके प्रोजेक्ट से ऐसा हुआ कि महादेव की कृपा हुई, वो मुख्यमंत्री बन गए। महादेव की कृपा है तभी सब वो मुख्यमंत्री बन गए, और 2023 में क्या प्रधानमंत्री ने लोकार्पण कर दिया। जी, 2023 में दिसंबर में वो मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद तुरंत ही 2 महीने में ही उन्होंने ये घड़ी का लोकार्पण करवा दिया। विधायक निधि से काम को शुरू किया और मुख्यमंत्री बन के उस काम को पूरा किया। जी, तो ये अपने आप में तो कहीं महादेव ही चाहते थे कि तुम्हारा कालखंड आ जाए बस। जी जी, बिल्कुल हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी खुद शिव जी के काफी भक्त हैं। लोकार्पण घड़ी का उन्होंने किया था। जी, नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल रूप से घड़ी का लोकार्पण किया था 29 फरवरी को। उसके बाद सोचिए, मतलब एक ये भी है ना कि आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया। जी, एक विधायक जी अगर सोचे होते और एक कहीं घंटा घर पे लगता है, तो कहीं ना कहीं तीसरे चौथे पन्ने पे वो खबर रह के दब जाती। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के हाथों से किए जाना, और उसके बाद आपकी इस घड़ी को 4 चांद मतलब कहें तो बूस्टर डोज लग गया, चौथे गियर में गाड़ी चलने लगी। जी बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई चीज, वो खुद में एक ब्रांड है, और वो किसी चीज पे हाथ रखते हैं तो बहुत सोच समझ के ही रखते हैं। उनकी टीम है, वो खुद भी इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं कि वो किसी चीज को ऐसे ही चुनते भी नहीं। जब उनको भी लगा होगा कि इस चीज में दम है, भारत का विषय है और भारत की एक मूल चीज है। समय से तो हर चीज संचालित हो रही है, हम अपने त्योहार मना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, और अपना समय नहीं मान रहे, दूसरों के समय में अपनी चीज को कन्वर्ट करके कर रहे हैं। तो अपनी ही चीज आगे आनी चाहिए। तो उनके करने से लोगों ने इंटरेस्ट लेना चालू किया। जो लोग सुनते नहीं थे, आज फिर मेरे को सुनने लगे, इसकी साइंटिफिक एक्सपर्ट देखने लगे। अब पिच करते तो आसान हो जाता है भाई, सीधे सही बात है। जिसकी ओपनिंग खुद पीएम मोदी ने किया हो तो उसको तो सब जानना चाहेंगे जी। तो अभी आपकी घड़ी का क्या कहते हैं, कितने रुपए की लागत है उस घड़ी के बनने में? कितने रुपए में आप सेल करते हैं? कितना सेलिंग है जी? क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग है? अभी हमने इसको एप्लीकेशन फॉर्म में लाया हुआ है, वैदिक कॉस्मिक क्लॉक नाम से इसका एप्लीकेशन है। साथ ही में मध्य प्रदेश सरकार इसकी एक ऐप लॉन्च कर रही है जनता के लिए, जिसका नाम बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है अगले 1 महीने में, जिसका नाम विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है। अभी मैं मतलब ये लीक सेट की, इसलिए मैंने कहता हूँ इसको यहीं पर रोकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार को पिछले मैंने 2 महीने 3 महीने में कुछ ज़्यादा स्टडी किया आपके प्रोजेक्ट में। मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव, अभी पूरे मैंने गया था कुंभ में जी, वहां पे मैंने देखा ओमकारेश्वर में प्रतिमा लग रही है शंकराचार्य की, लगी हुई है 120 फीट की। वो एक न्यास चलाते हैं, यानी पूरे भारत में इकलौता कोई ऐसा प्रदेश सरकार है जो न्यास चलाता है, और पूरे धार्मिक मतलब संस्थान को ऐसे तरीके से चलाना
कि बहुत बेहतर तरीके से। तो जो मतलब सनातन संस्कृति, अध्यात्म और ओरिजिनल भारत की खोज है, क्या मध्य प्रदेश सरकार से ही हो रही है क्या? शायद मोहन क्यों? या डॉक्टर मोहन यादव जी है अब उसमें दूसरा देख लीजिए, जैसे हमने कहा हर चीज यूपी में ही है। जी आप देखिए राम यूपी में, कृष्ण यूपी में, संगम जी यूपी में, काशी यूपी में, जी बुद्ध यूपी में, हर चीज पाइए तो यूपी में। जी। लेकिन खोज के मध्य प्रदेश से हो रही है। तो भारत यूपी का में ही पिच की है हिस्सा कि नहीं है। पिच की है यहाँ पे? यूपी में ये सब चीजें मैंने कभी किसी को जाके पिच नहीं की, मैं तो बस ऐसे ही किसी ने ईश्वर अप्रोच को पिच किया, करता किसी था। ने अप्रोच किया आपसे? जी, फिर लॉन्च के बाद तो मैं यूपी काफी से? लोगों से मिलता रहा। यूपी से? यूपी में इसको लगाने के लिए मैं अलग अलग जगह मेरी बात हुई है, जैसे अयोध्या के राम मंदिर में ये बहुत जल्द लगने वाली है। किसके माध्यम से बात हुई? ये वहां पर मेरे ट्रस्ट में, वहां पे जो इसके ट्रस्ट का संचालन कर रहे थे भाई साहब लोग, उनसे सरकार को पिच करने की कोशिश की है यहाँ पे? सरकार को अभी मैंने सरकार को नहीं डायरेक्ट पिच किया, क्योंकि मेरी ऐसे योगी जी से कोई भेंट नहीं हो पाई। अरे क्या लेकिन कहते हैं, उनके विभाग को? आसपास में विभाग में मेरी जो पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव जी हैं उनसे भेंट हुई, और इसको लगाने पे हम लोग ने वार्ता करी। तो इसकी अलग अलग जगह से इंडिया में रिक्वायरमेंट आ रही है, अलग अलग ज्योतिर्लिंगों पे भी लोग लगाना चाह रहे हैं, अलग अलग स्टेट में भी लोग लगाना चाह रहे हैं। अब हम इसको इस रूप से बना रहे हैं कि बहुत ईजिली लग पाए, जो कि हम लोग ने अचीव कर लिया। क्योंकि उज्जैन में जो सबसे पहली लगी थी, तो पहली लगाने के लिए खर्चा भी ज्यादा हुआ, क्योंकि एक ही मॉडल था। कितना रुपए लागत आया था? लगभग वो पूरा स्ट्रक्चर बन के उस पे घड़ी लगने में वो तो लगभग निगम में लगा था ना, नगर निगम। 1.7 करोड़ की ये टोटल लागत आई अच्छा। थी। अब इस घड़ी को हम बड़े स्ट्रक्चर में इस कीमत पे ला रहे हैं कि 25 से 30 लाख रुपए में किसी भी चौराहे पे बड़ी सी लग पाए। 25 से 30? जी अगर मैं लेके घड़ी वो अपने ऑफिस में लगाना चाहूँ जी। तो तो कितने रुपए अभी का? ऐसी हम अपने घर पे ही खुद ये घड़ियां बना रहे, मास मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। तो अभी ये घड़ी आपको 20 से 25 हजार, 20 हजार रुपए में आपको ये घड़ी मिल पाएगी। कोई भी अगर ब्राह्मण होता है जो इस बोध में ज्यादा है कि उसे काल गणना के बारे में पता चले, वो तो 20-25 हजार रुपए खर्च ही नहीं कर पाएगा। 100 रुपए मिलाएंगे, जी घड़ी टांगेंगे, समय देखेंगे। बिल्कुल, ये सही बात है। इसीलिए हम लोगों ने फ्री ऐप बनाए कि ऐप अपने मोबाइल में आदमी डाउनलोड करे और उसको एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में हम लोग पे ने ऐप अवेलेबल है। बनाए। घड़ी का माध्यम ये बनाने का कि घड़ी अभी हम लोग इसको सस्ती कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग की कुछ कंपनियों से भी बात चल रही कि जहां से भी अच्छा ऐसा हो जाए कि हम इसको बहुत ही इजीली बना पाए, ज्यादा क्वांटिटी में बना पाए, ताकि इसकी कीमतें कम हो पाए। अभी तो क्योंकि हम लोग 2-3 लोग हैं, अपने घर पे बैठ के इसके एक एक पार्ट लाते हैं और खुद से ही असेंबल करके बना रहे हैं। अरे अब इसलिए तो आपकी ब्रांडिंग खुद पीएम मोदी ने कर दिया, तो कोई तो आपको मिला होगा स्पॉन्सर। जी बिल्कुल, अब लोग मिल रहे हैं, अब लोग मिलना शुरू भी हो चुके हैं और मिल रहे हैं। तो जल्दी 1-2 महीने में सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी और सस्ते दामों पे घड़ियां लोगों को घर के फ्लिपकार्ट लिए और तैयार हो अमेजन जाएंगी। में अवेलेबल रहेगा। जी जी, कि हम लोग ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो ये चीज कर ली है, अब इसको हमको मास में लेके आना है। तो बहुत जल्दी वैदिक घड़ी आप अपने दीवार पे भी टांग पाएंगे। इसके लिए पूरी टीम जो है वो लगी हुई है। तो वैदिक घड़ी का इस्तेमाल और उसका क्या बेनिफिट है वो आपने इस पॉडकास्ट में देखा। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।